आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्ट्रीट 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम यहाँ पर अपना थ्योरी ऑफ मशीन जो कि हमारा सब्जेक्ट है मैकेनिकल फाइनल ईयर में, जो कि मैकेनिकल ऑटो और प्रोडक्शन दोनों में है 5th सेमेस्टर में। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो मशीनों के सिद्धांत हिंदी में से हम लोग कह रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का ओवरव्यू यहाँ पर हम देखेंगे और उसके बाद मैं आपको तुरंत जल्दी बहुत फास्ट तरीके से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में आने के लिए, क्योंकि पेपर का टाइम बहुत कम रह गया आप लोगों के लिए, उस हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो यहाँ पर लेके आऊँगा नोट्स के साथ। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आप आगे हमारा फॉरवर्ड कीजिएगा। ठीक, चलिए। तो आप देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम कोई भी इंडस्ट्री वगैरह में जाते हैं, फाइनल ईयर के बाद हम इंडस्ट्री वगैरह में जाएंगे, तो यहाँ पर क्या है कि इस थ्योरी ऑफ मशीन से ही हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में और भी पहले हम देख लेते हैं कि थ्योरी ऑफ मशीन का एग्जैक्ट मतलब है क्या। ठीक है, तो आप देखिए इसमें मशीनों के सिद्धांत जो हैं हमारे, मशीनों के सिद्धांत के अंतर्गत, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है, मशीनों के सिद्धांत के अंतर्गत मशीन के विभिन्न अंगों में सापेक्ष गति तथा, आप पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, उन पर लगने वाले बलों का अध्ययन विश्लेषणात्मक दृष्टि से वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। देखिए आपको डेफिनेशन एज इट इज़ आनी चाहिए, क्योंकि पेपर में क्या होता है, आपसे भले ही ना पूछा जाए, लेकिन आपके इंटरव्यूज़ वगैरह में इससे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि आप अपने सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। आपसे कोई इंटरव्यू में बिल्कुल पूछ सकता है। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं क्या कह रहा है। तो मशीनों के सिद्धांत जो हैं, अब तो हम लोग करेंगे क्या कि आपको पता है कोई भी मशीन अगर है तो उसमें रिलेटिव मोशन होता है। तो रिलेटिव मोशन मतलब सापेक्ष गति। तो बात समझ रहे हैं, सापेक्ष गति आपने पढ़ा होगा, मैथ में भी पढ़ा होगा सापेक्ष गति। तो अंतर्गत मशीनों के विभिन्न अंगों, तो जो हमारे मशीन है उसमें कई सारे पार्ट्स हैं, उनके बीच में जो मेन चीज़ यहाँ पर जो आती है बच्चों, वो है सापेक्ष गति। तो मशीनों के पार्ट्स के बीच में जो हमारी सापेक्ष गति होगी, उस सापेक्ष गति यानी रिलेटिव मोशन को हमें क्या देखना है कि उस रिलेटिव मोशन के कारण उन पर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, उनका हमें क्या करना है, एनालिटिकली उन बलों का हमें अध्ययन करना है और वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर इनका अध्ययन हम करते हैं। ठीक, तो आप इसे इंग्लिश में चाहे तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इंग्लिश में दिखा देता हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं कि थ्योरी ऑफ मशीन में भी, देखिए मैंने एक्चुअली पॉज करके लिख दिया जिससे टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का। आप पॉज करके आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। थ्योरी ऑफ मशीन में भी डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन। देखिए आप यहाँ पर बात को फिर समझिए कि हमें, ये हमारी इंजीनियरिंग साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग मशीन पार्ट्सों के बीच में लगने वाले रिलेटिव मोशन को देखते हैं। ठीक है, उनके वेरियस पार्ट्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उनको हम लोग अध्ययन करते हैं इसमें, एंड फोर्स और जो भी बल हैं। ठीक है, तो आपको बात देखनी है कि यहाँ पर मशीन के पार्ट्स के बीच में बल, जो भी वेरियस मोशन हो रहे हैं, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो रिलेटिव मोशन और जो हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक, उनके बीच में जो मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन, वो किस फोर्स के कारण हो रहा है या उनसे कौन सा फोर्स जनरेट हो रहा है, ये हम किस में देखते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन में देखते हैं। द नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट इज वेरी एसेंशियल फॉर द इंजीनियर इन डिजाइनिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन। ठीक है, अब आपका एक सब्जेक्ट आगे आने वाला है, आपको पता है कौन सा, मशीन डिजाइन या मैकेनिकल डिजाइन एंड एस्टिमेशन करके। तो अब आप देखिए, आप ये दोनों एक सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखेंगे, जैसे आप देखेंगे क्वार्टर जॉइंट, तो नकल क्वार्टर आप यहाँ पर पढ़ लेंगे, लेकिन वहाँ पर जाकर आप डिज़ाइन में उसकी डिज़ाइन देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कैसे फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, तो आप बात को समझ में आ रहा है, वहाँ पर आप सारी उनकी पूरी डिज़ाइनिंग करेंगे कि की कितना साइज होना चाहिए।
ठीक है, और हब का कितना साइज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे सब्जेक्ट पर अपने आते हैं। यहाँ हमने सब्जेक्ट की ओवरव्यू एक ले लिया है, तो आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अब मेरे पास जितना भी थोड़ा भी टाइम बच रहा है, तो उस टाइम में मैं कैसे भी टाइम निकाल के आप लोगों को पढ़ाऊँगा, और ये आगे मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। तो हम लोग सीधे अपने चैप्टर पर आते हैं। तो आपका चैप्टर जो है, ये मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हुए हैं, तो अब आप देखिए यहाँ पर आपके लिए ही नोट्स बनाए हैं। यहाँ पर हम जो है बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। कुछ अनसेंट से मतलब नहीं है हमें, जो क्वेश्चन पेपर में आने हैं एज इट इज वही हमें पढ़ने हैं, वो भी ट्रिक के साथ, ठीक। चलिए पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मशीनों से आप क्या तात्पर्य है, उदाहरण देते हुए यंत्र विन्यास तथा मशीन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यंत्र विन्यास आपको पता है, यंत्र विन्यास क्या होता है, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म आपका एक तरीके से कोई एक, जैसे हम कोई घर बनाते हैं ना, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक क्या करना पड़ता है, एक नक्शा बनाना पड़ता है। इसी तरीके किसी मशीन को बनाने के लिए हमें एक मैकेनिज्म की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो मशीन के बारे में आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। मशीन क्या, मशीन एक ऐसी युक्ति जो उपलब्ध ऊर्जा को वांछित यांत्रिक खाना परिवर्तित करती है, या कोई मशीन पूर्णतः निरुद्ध सापेक्ष गति वाली प्रतिरोधी कड़ियों का वह समूह है जो उपलब्ध ऊर्जा को बदलने या पारित करने की क्षमता रखती है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होंगे, ये निरुद्ध गति, व्हाट इज निरुद्ध, पूर्णतः निरुद्ध। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए निरुद्ध से मतलब यहाँ पर कंस्ट्रेंड मोशन से है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं कंस्ट्रेंड मोशन के बारे में, ठीक है। आपको आगे काफी पूरे चैप्टर में, पूरी बुक में आपको परेशान करेगा ये कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन, इसको हम लोग कहते हैं कि, ठीक है, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन होगा, तो यहां पर कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब है निरुद्ध गति। देखिए सिंपल भाषा में अगर हम निरुद्ध गति को समझें, तो कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब है, निरुद्ध का मतलब है केवल एक डायरेक्शन में गति, ठीक है। मोशन ओनली इन वन डायरेक्शन। अगर आप इसे सिंपल भाषा में समझें, मोशन ओनली इन वन डायरेक्शन, बात समझ में आ रही है आपको। यानी आपका मोशन का होगा केवल एक डायरेक्शन में होगा। और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट, देखिए आपको तीन तरीके के मोशन यहाँ पर होंगे, ठीक है। यानी आप फोर्सफुली उसे कर रहे हैं, सक्सेसफुली हो रहा है, या ऑटोमेटिकली कंस्ट्रेंड है, या अनकंस्ट्रेंड है। तो अनकंस्ट्रेंड जो भी मोशन होगा उसमें मोर देन टू डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा, ठीक है। आगे गति के आधार पर जो हम मशीन को डिवाइड करते हैं, मैकेनिज्म को, वो मैं आपको बता दूंगा। जो काइनेमेटिक पेयर्स जो हमारे होते हैं, ठीक है, उन्हें हम गति के आधार पर भी उन्हें डिवीजन करते हैं उनका, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी पहले यहाँ पर आप कंस्ट्रेंट का मतलब समझिए, निरुद्ध गति, ठीक। तो आप यहाँ पर बात को देखिए कि सपोज दैट, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूं कि सपोज दैट आपका एक कोई हब है, तो आपकी जो स्क्वायर शाफ्ट है, शाफ्ट वैसे आपके गोल होती है, लेकिन यहाँ पर हम स्क्वायर शाफ्ट ले रहे हैं, ठीक है। एक स्क्वायर तरीके की शाफ्ट है। सपोज दैट आप यहाँ पर ये देख लीजिए, आपका स्क्वायर तरीके का है, तो ये एक स्क्वायर होल में, या फिर ये रेक्टेंगुलर शाफ्ट है, तो रेक्टेंगुलर होल में हमने ऐसे डाल रखा है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से ये इसकी सीध में होगा भाई, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इसकी सीध में होगा, वो जल्दी में मैंने ऐसे बना दिया, इसकी सीध में होगा, ठीक है। आपने वो पढ़ रखी है ना ड्राइंग, तो ड्राइंग के हिसाब से आप समझिए बात को, ये इसकी सीध में होगा। तो आप देखिए इसका जो मोशन होगा केवल एक ओनली वन डायरेक्शन में होगा, तो यही आपका कंस्ट्रेंट मोशन कहलाता है, कि मोशन ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। अब आप देखिए ये यहाँ पर रोटेट नहीं कर सकता, यहाँ पर ये रोटेशन वाला जो है, रोटेशन यहाँ पर नहीं हो सकता हमारा, केवल मोशन ओनली इन वन डायरेक्शन होगा। वो भी कैसा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन यहाँ पर आपका होगा, केवल एक डायरेक्शन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा, ठीक है। ओनली वन डायरेक्शन मोशन है यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट है, हमने अपने आप ही कंस्ट्रेंट है, हमें इसे अलग से कंस्ट्रेंट मोशन इसे नहीं देना पड़ा है, कोई अलग से जुगाड़ नहीं करनी पड़ी है। तो यहाँ पर अपने आप ही हमारा मोशन कंस्ट्रेंट है। बात समझ में आ गई आपको। कंस्ट्रेंट मोशन में आपको समझाने चाह रहा था, इसके लिए इतनी सब कहानी आपको पढ़नी पड़ी। अब आप पूरे बुक में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए अब देखते हैं, फटाफट हम देख लेते हैं यहाँ पर कि यंत्र विन्यास और मशीन में क्या अंतर है। तो आप लोग पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पेपर में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ठीक। तो अब देखिए यंत्र विन्यास तो क्या है, यहाँ पर यह कई कड़ियों के संयोजन से बनता है, जिसमें किसी एक कड़ी की गति ही दूसरी कड़ी को चलाती है,
इसमें किसी बल का पारेषण नहीं होता। देखो आपने देखा है कोई इंजन अगर होता है तो उसमें एक मोटर चलती है, उसके हिसाब से सारे पार्ट्स घूमने लगते हैं। तो आपको देखा आपने यहाँ पर क्या होता है, लिंक्स का हमारा कनेक्शन होता है किसमें, यंत्र विन्यास में। तो ये केवल क्या करता है, ये बताता है कि कड़ी कैसे चलेगी, इसका मोशन इसे कैसे मिलेगा, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल रूप है दैट इज मशीन। ये इसका प्रैक्टिकल रूप है, मैकेनिज्म का प्रैक्टिकल रूप कौन है, मशीन है। तो इसका जो प्रैक्टिकल रूपांतरण है मशीन का, यंत्र विन्यास का प्रैक्टिकल रूपांतरण जो है, प्रैक्टिकल यूज जो है वो कौन करेगा, मशीन करेगा। तो अब देखो मशीन के बारे में क्या कह रहा है, कोई कोई मशीन कई कड़ियों के संयोजन से बनती है जिसमें परस्पर सापेक्ष गति होती है। देखिए फिर बात देखिए यहाँ पर, देखिए फिर देखिए सापेक्ष गति होती है। मशीन में उपलब्ध ऊर्जा के कार्यों में बदलने की क्षमता होती है। देखिए यंत्र विन्यास तो आपका एक मैकेनिज्म है यार, ठीक है। सबसे सिंपल जो मैकेनिज्म होती है वो 4 बार लिंक मैकेनिज्म होती है, ठीक है। देखिए 4 बार लिंक मैकेनिज्म सबसे सिंपल मैकेनिज्म होती है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर ये आपका ये घुमाने वाली कड़ी है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इस बात को समझेंगे, अभी यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो 4 बार लिंक मैकेनिज्म सबसे सिंपल मैकेनिज्म होता है जिसमें एक आपका प्राइम मूवर होता है, बाकी सारे उसे उस पूरी मशीन को चला रहे होते हैं। अब देखिए कोई यंत्र विन्यास किसी मशीन का क्रियाशील नमूना होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये क्या है, एक तरीका क्रियाशील नमूना, यानी केवल आप वर्किंग जो वर्किंग मॉडल कह सकते हैं आप, केवल ये प्रैक्टिकल यूज में हम इसे नहीं ले सकते, केवल ये वर्किंग मॉडल है, ठीक है। उसका एक प्रोटोटाइप है, नमूना का मतलब यहाँ पर प्रोटोटाइप है, आपका वर्किंग प्रोटोटाइप होता है। अब आप देखिए यहाँ पर किसी यंत्र विन्यास को प्रायोगिक दृष्टि से सुधारने पर मशीन बनता है। तो आप देखिए क्या होता है यहाँ पर, हम लोग क्या करते हैं इसे प्रायोगिक दृष्टि से यानी प्रैक्टिकली हम उसे बिल्कुल सही कर लेते हैं जिससे हम मशीन बना लेते हैं। यंत्र विन्यास का मशीन होना आवश्यक नहीं है। अब देखिए कोई भी यंत्र विन्यास जरूरी नहीं है मशीन होगी, और एक यंत्र विन्यास पर कई सारी मशीनें काम कर सकती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कोई एक मशीन कई सारे यंत्र विन्यासों से मिलकर बन सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है मशीन में केवल एक मैकेनिज्म चल रही हो, मशीन में कई सारी मैकेनिज्म चल रही हो सकती है, 4 बार लिंक मैकेनिज्म भी चल रही हो सकता है उसमें और भी सारी मैकेनिज्म चल रही हो, 5 बार लिंक मैकेनिज्म चल रही हो। अब 4 बार में भी बहुत बड़ा, काफी बड़ा ब्रॉड एरिया है 4 बार का भी, ठीक है। आगे हम वेलोसिटी डायग्राम और एक्सेलरेशन डायग्राम भी देखेंगे, ठीक है। आप वीडियो बढ़ा बढ़ा के ना देखें, मजे लेके पढ़ें। मशीन होना आवश्यक नहीं है, इसका कार्य केवल अपनी कड़ियों में गति पारित करना है। मशीन एक या अधिक यंत्र विन्यासों से बनती है जिसका उपयोग लाभदायक कार्य के लिए ऊर्जा पारित करना है। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जो हमारी घड़ी होती है, इंजन का पीवी आरेख खींचना, पीवी इंडिकेटर डायग्राम जो होता है हमारा, और बॉर्डन दाब गेज, ठीक है। तो पीवी इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है इसमें, तो हमारे जो भाप होती है, तो भाप में चेंज आता है तो उसमें प्रेशर वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो उसे हम प्लॉट कर लेते हैं, एक तरीके का मैकेनिज्म के जरिए उसे प्लॉट कर लेते हैं। तो वही आपका एग्जाम्पल है इसका पीवी इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्पल जरूर लिखना है पेपर में, अगर 5 में से 5 नंबर चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि पेपर में किसी न किसी तरीके से घुमा के पूछा जाएगा, या आपसे केवल मैकेनिज्म के बारे में पूछेगा, या केवल मशीन के बारे में पूछेगा, या दोनों में अंतर पूछेगा। तो आई थिंक आपको बात सारी समझ में आ पा रही है। तो अब देखिए फटाफट अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं यहाँ पर कम से कम 2 क्वेश्चन आपको क्लियर करा दूं जिससे आपके 5 नंबर फिक्स हो जाए। अब ये अगर पेपर में आएगा, और ये भी एक पेपर में क्वेश्चन जरूर बनता है। अब देखिए यहाँ पर बात समझिए कि पहला जो चैप्टर भाई लोगों, पहला चैप्टर हमारा पेपर में मिनिमम 10 मार्क्स आपको देगा। देखिए आपको, आपका पेपर मुझे पता नज़दीक आ रहा है, आई थिंक आपके इस महीने के लास्ट में, फरवरी लास्ट में या मार्च स्टार्टिंग में आपके पेपर होंगे। तो आपको क्या करना है, फटाफट यहाँ पर बात को समझना है। आप पढ़ चुके होंगे काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन हम यहाँ पर नई तरीके से देखेंगे। अब देखिए शुद्ध गति युगल से आप क्या समझते हैं, इनके वर्गीकरण के विभिन्न विधियों को लिख कीजिए, प्रत्येक विधि के लक्षण भी लिखिए। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल समझ लीजिए कि ये जो बहुत ही गरीब बच्चे हैं हमारे, उन बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, शुद्ध गति युगल यानी काइनेमेटिक पेयर से हम लोग कहते हैं। तो इसमें क्या बता रहा है, जब 2 कड़ियां, देखिए कड़ियों का मतलब, लिंक का मतलब आप केवल ऐसा मत समझिए जैसे ये पेन है ये लिंक है। लिंक आपका कुछ भी हो सकती है, लिंक आपकी एक चेन भी हो सकती है, लिंक आपका एक कोई एक क्या कहते हैं, कुछ निश्चित क्या कहना चाहिए, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, ये भी एक आपका लिंक बन सकता है, ठीक है। कोई भी आपका एक पार्ट जो है वो भी एक लिंक बन सकता है। और आपके लिंक कई तरीके के होते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि लचीली कड़ी, और आपकी रिजिड रिजिड लिंक हो गई, लिक्विड लिंक हो गई। जो आपका न्यूमेटिक होती है तो उसमें एयर आपकी लिंक का काम करेगी, और जो आपके पास्कल के सिद्धांत पर काम करते हैं आपके, जैसे हम लोड उठाते हैं ना, लोड किससे उठाते हैं, लोड जो हमारी वेट लिफ्टिंग मशीन होती है उससे हम जो लोड उठाते हैं, तो उस लोड में
जो हमारी हाइड्रोलिक्स मशीन वगैरह होती हैं, उन हाइड्रोलिक मशीन में आपको पता है जो उसमें जो लिक्विड भरा होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड ए लिंक। ठीक है, तो वो लिक्विड भी आपका लिंक का काम करता है। तो आप यहाँ पर लिंक का केवल मतलब, कड़ी का मतलब केवल ये कि डंडी मत समझिए, लिंक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो काइनेमेटिक पेयर्स के बारे में पढ़ना है। तो जब दो कड़ियां या अवयव इस प्रकार जुड़े हों कि उनकी सापेक्ष गति पूर्णता या सफलतापूर्वक निरुद्ध हो, ऐसे कड़ियों के युगल को शुद्ध गति युगल कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप यहाँ पर बात को समझिए कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस प्रकार जुड़े हो तो उनकी जो सापेक्ष गति है, उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन है, वो या तो पूर्णता निरुद्ध हो, यानी अपने आप ही निरुद्ध हो, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल देखा था अभी। ठीक है, या सफलतापूर्वक निरुद्ध हो, यानी आपका क्या हो, कोई जुगाड़बाजी से हमने उसे निरुद्ध कर रखा हो। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कोई आपकी गोल शाफ्ट है ना, सर्कुलर शाफ्ट है, वो आपकी सर्कुलर होल में है, तो आप उसे जब घुमाएंगे तो आगे पीछे भी चल सकती है। तो आप दोनों तरफ अगर कॉलर की जुगाड़ लगा दें तो आप कह देंगे कि हमने यहाँ पर क्या करा है, सफलतापूर्वक निरुद्ध मोशन यहाँ पर कर लिया। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, देखो पेपर में, ये पेपर में जरूर आएगा, गारंटी मान लीजिए इस बात की। और आपको इसमें डायग्राम बनाने के साथ साथ इनको सबको करना है। तो क्लासरूम अकेडमी पर आप देख लीजिए, यहाँ पर विभिन्न आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है सापेक्ष गति के आधार पर। तो सबसे पहले आप देखिए सापेक्ष गति के आधार पर क्या बता दिया इन्होंने, फिसलने वाला युगल। आई थिंक आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से। तो आप देखिए सबसे पहला कौन सा हमारा, फिसलने वाला युगल, यानी जिसमें हम स्लाइडिंग पेयर। तो ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था, आप ये स्लाइडिंग पेयर में बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका जो रेसिप्रोकेटिंग वाला वो होता है मोशन, उसमें भी आपका स्लाइडिंग पेयर का एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, बेलन युगल यानी रोलिंग पेयर, घुमाव युगल यानी टर्निंग पेयर, पेंच युगल यानी स्क्रू पेयर, गोलीय युगल यानी स्फेरिकल पेयर। ठीक है, ये इनके नाम से ही कुछ समझ में आ पा रहा है। इनके डायग्राम आपको बहुत जरूरी है, इनके डायग्राम, और हम आगे देखते जाएंगे इनके डायग्राम फटाफट फटाफट कैसे कैसे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई थिंक देखिए मेरी बात समझिए, यहाँ पर आप ये जो इनके डायग्राम्स हैं आप कॉपी में देख लीजिए, इतना कुछ इजी है, कुछ कह नहीं सकता मैं उनके, आपको बनाने बार बार बना के दिखाऊं मैं आपको पेंच युगल कैसे बनेगा। तो देखो ये भी एक पेंच युगल है, इसमें भी पेंच लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए पेंच लगा हुआ है, इसमें देख पा रहे हैं आप, ये पेंच लगा हुआ है। तो ये चूड़ी है इसमें, तो ये भी एक पेंच, ये पेंच युगल हो गया। ठीक है, अब हम देख लेंगे ये आपका लोअर पेयर बना रहा है, पेंच युगल लोअर पेयर में आता है। अब वो हम देखेंगे उनके बीच में कनेक्शन किस टाइप का हो रहा है, कनेक्शन आपका सरफेस कनेक्शन हो रहा है, सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, या पॉइंट कांटेक्ट, लाइन कांटेक्ट हो रहा है, इस आधार पर हम लोग उसमें देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। अब आगे देखिए कड़ियों के परस्पर स्पर्श के आधार पर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में अकेला अकेला इससे पूछा गया है कि इनके स्पर्श के आधार पर क्या होता है, आपके निम्न युगल और उच्च युगल होते हैं। तो निम्न युगल यानी लोअर पेयर, उच्च युगल यानी हायर पेयर। देखिए मैं आपको स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं पहले से ही, पूरे महीनों में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। यहाँ पर मैं आपको फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। तो आप देखिए आपको की पॉइंट पकड़ने केवल यहाँ पर। तो लोअर पेयर जो होता है, लोअर पेयर में क्या होता है, आपके टू लिंक्स के बीच में कौन सा आपका कनेक्शन होगा, आपका सरफेस कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, अब बात को पकड़िएगा, यहां पर हमारा सरफेस कांटेक्ट होगा, ये बात आप बहुत ध्यान में रखिएगा। निम्न युगल यानी जो लोअर पेयर होते हैं, तो याद कैसे रखेंगे सर, तो जो देखिए नीचे लोग होते हैं बिल्कुल चिपक के एकदम बैठते हैं, बिल्कुल चिपक जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये आपका सरफेस कांटेक्ट हो रहा है। तो आपकी कोई भी स्क्वायर शाफ्ट में क्या कहते हैं, स्क्वायर शाफ्ट में स्क्वायर होल में स्क्वायर शाफ्ट जा रही है, दैट इज सरफेस कांटेक्ट, या सर्कुलर होल में सर्कुलर शाफ्ट जा रही है, दैट इज आपका सरफेस कांटेक्ट। ठीक है, कोई पिस्टन सिलेंडर के अंदर चल रहा है, दैट इज आपका लोअर पेयर। तो अब बात समझ में आ पा रही, जहां पूरा सरफेस मिल जाए, ऐसे करके पूरा सरफेस मिल जाए, तो आपका वहां पर क्या होगा, आपका सरफेस कांटेक्ट होगा, यानी लोअर पेयर बनेगा। ठीक है, तो पेंच युगल मैंने आपको बताया था लोअर पेयर का एग्जांपल है। उच्च युगल यानी हायर पेयर, हायर पेयर में आपका जो होता है वो लाइन कांटेक्ट और पॉइंट कांटेक्ट होता है। कौन सा होता है सर, लाइन कांटेक्ट या पॉइंट कांटेक्ट। अब देखिए सपोज जैसे आपको मैं आपसे कहूं कि लाइन कांटेक्ट और पॉइंट कांटेक्ट की अगर मैं बात आपसे करूं, तो आप यहां पर देखिए बात को, लाइन कांटेक्ट और पेन कांटेक्ट। तो आप देखिए जैसे ये पेन है, तो पेन को अगर मैंने यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ पर इसके सरफेस और इसके सरफेस के बीच में लाइन कांटेक्ट बनेगा। पॉइंट कांटेक्ट यानी कोई एक बॉल को अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो वो इसके बीच में पॉइंट कांटेक्ट बनेगा। ठीक है, तो फटाफट हम आगे देख लेते हैं। तो कड़ियों के परस्पर जुड़ने के आधार पर क्या है, बंद युगल और खुला युगल, यानी क्लोज पेयर और ओपन पेयर। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशंस वगैरह आप आराम से देख लीजिएगा, ये मैंने आपको फटाफट एक यहाँ पर ओवरव्यू दिया है।